हेलो गाइस, वेलकम टू IQ प्लस अकेडमी। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 को डिस्कस करेंगे दोस्तों, और इसके साथ साथ जो भी टॉपिक बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्रोतों में किसका भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है, किससे, है ना। तो कौन सा ऐसा स्रोत है जिससे सबसे ज़्यादा विद्युत का उत्पादन होता है? हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, है ना, तापीय से। क्योंकि आपको पता है कोयले को जलाकर फिर उससे जो भाप निकलता है उसी से क्या किया जाता है दोस्तों, उसको टरबाइन पे टकराकर फिर टरबाइन रोटेट करता है, फिर वहाँ से शाफ्ट कनेक्ट होता है एक जनरेटर पे। जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो ये कुछ थर्मल पावर प्लांट के कॉन्सेप्ट रहेंगे, और वहीं पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा कोयले की खपत होती है ना, और उसी से जो विद्युत का उत्पादन होता है दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा अपने देश में होता है, लगभग 61.5% दोस्तों, याद रखिएगा कितना, 61.5%। अगर वही मैं बात करूं कि इससे मतलब ये तो सबसे ज़्यादा हो गया, इसके बाद दोस्तों अभी आपको पता ही है नवीकरणीय ऊर्जा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये आपका हो जाएगा 24.5% नवीकरणीय ऊर्जा, है ना। नवीकरणीय से क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है। इसके बाद आपका जल विद्युत हो जाता है, जैसे डैम वैम बना हुआ होता है ना। फिर उसके बाद आता है नाभिकीय, जो कि न्यूक्लियर एनर्जी होती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है ना। तो अपने देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत कम है वैसे, है ना। चलिए, तो अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती है? तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है जलोढ़ मिट्टी भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती है, ऑफकोर्स हमें पता ही है। और ये मिट्टी देश का लगभग टोटल एरिया है ना, उसका आपका 40% एरिया को कवर करती है, लगभग 40% एरिया को कवर करती है। कितने दोस्तों, 40% एरिया को कवर करती है, याद रखिएगा। और इसके अलावा मैं बात करूं तो गंगा के जो मतलब गंगा से ही तो मेनली जो नॉर्थ साइड में गंगा बहती है, और उसी के जो भी है मतलब सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरीज है ना। तो वही नदी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि वो बह के जब आती है तो बहुत सारी मिट्टियाँ लेकर आती है, और उसके साथ जो गाद भी बन जाता है ना, और जो गाद स्टोर हो जाता है इधर आसपास वाले एरिया में, तो वो जो होता है ना, उस गाद के मिलने से जो फर्टिलिटी रेट होता है ना मिट्टी का, बहुत बढ़ जाता है दोस्तों, जैसा कि हमें पता है। तो ये भी हमें पता चल गया कि जलोढ़ मिट्टी का जो फर्टिलिटी रेट होता है बहुत ज़्यादा होता है, जैसा कि हमें पता है। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी। तो दोस्तों, ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी ना, यूनान से हुई थी। यूनान के शहर एथेंस एक शहर था, वहीं से हुई थी दोस्तों, है ना। और ये 1896 की बात है। 1896 में सबसे पहले इस गेम को खेला गया था। अगर वही मैं बात करूँ प्राचीन प्राचीन ओलंपिक की, ये तो हमारा आधुनिक हो गया जो अभी होता है, आधुनिक ओलंपिक हो गया। अगर प्राचीन की बात करूँ तो वो भी कहीं ना कहीं आपका यूनान से ही स्टार्ट हुआ था दोस्तों, है ना। तो राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, यूनान। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, भारत में स्थापित सबसे पहला सफल उद्योग है। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है भारत में पहले अंग्रेजों के पहले उद्योग हुआ करते थे, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा कुछ नष्ट कर दिया गया, बहुत ज़्यादा नष्ट कर दिया गया, सबके सब लगभग। लेकिन फिर उद्योगों का मतलब एक टाइम आया और उद्योग फिर से भारत में लगने स्टार्ट हो गए। तो उसमें अगर सबसे पहले बात की जाए तो आपका सूती वस्त्र का जो उद्योग था ना, वो सबसे पहले आपको कारखाना इसका कहाँ पे लगा था दोस्तों? तो ये लगा था 1818 में कोलकाता में, लेकिन वो असफल रहा था, मतलब सफल नहीं हो पाया था। फिर आपका 1854 में बम्बई में लगा, जो कि सफल रहा था दोस्तों, है ना। 1854 में बम्बई में हुआ था। चलिए, और इसके अलावा अगर लौह इस्पात की बात कर ली जाए तो आपका लौह इस्पात का कारखाना सबसे पहला पश्चिम बंगाल में ही लगा था, कुल्टी में, है ना, 1874 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आपका जो जूट का था वो भी कोलकाता में ही, क्योंकि जूट का कोलकाता के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब कोलकाता लेकर जूट की बात की जाए तो। और आपका फिर एक कागज़ उद्योग आता है, तो वो सबसे पहले हुआ था 1716 में मद्रास में, लेकिन वो फेल हो गया था। फिर आपका ये लखनऊ वाला जो एरिया है उधर 1879 में स्टार्ट हुआ था, तो ये लगभग सक्सेसफुल में आता था, है ना, सक्सेसफुल में आता है 1879 में लखनऊ में जो हुआ था। और इसके अलावा टीटागढ़ भी इसमें मतलब नाम आता है, जो कि आता है सफलताओं की लिस्ट में, है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न क्या करें, विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप निम्नलिखित में से किस विभूति से संबंधित है? तो दोस्तों, ये जो रोबेन द्वीप है ना, ये एक्चुअली
कनेक्टेड है नेल्सन मंडेला से, क्योंकि देखिए नेल्सन मंडेला जैसा कि प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट तो नेल्सन मंडेला ही थे ना। और इन्होंने क्या किया था ना, एक रेसिज्म के खिलाफ एक आवाज़ उठाई थी, एक आंदोलन चलाया था, मतलब रंग भेद को लेकर, गोरे काले को लेकर। उस क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब अफ्रीका में ये चीज़ें थी, और अभी भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं है ही, क्योंकि अमेरिका वाला जो केस आया था लास्ट ईयर, तो उससे तो पता चल ही जाता है कि गोरे काले का अभी भी है, चल रहा है। लेकिन उस समय इन्होंने क्या किया था, नेल्सन मंडेला जी ने रेसिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जिसके वजह से इनको रोबेन द्वीप के एक जेल में मतलब इसको डाल दिया गया था, है ना। और ये जो थे ना, इन्होंने जो अपना आंदोलन चलाया था ना, पूरी तरीके से गांधी जी का जो थ्योरी था ना उसी पे बेस्ड था। ये गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे दोस्तों नेल्सन मंडेला, है ना। और गांधी जी के ही मतलब जो राह पे चल के इन्होंने अफ्रीका को आज़ादी दिलाई थी एक्चुअली। तो ये चीज़ें भी हमें पता होना चाहिए। चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। और शिव समुद्रम जलप्रपात हो गया एक जलगृह है, जलप्रपात गृह है, जो कि कावेरी नदी पे ही स्थित है दोस्तों, है ना। ये भी याद रखिएगा, वो पहला है भारत का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहाँ से थे? क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे प्लेस दिया गया है। तो जैसा कि हमें पता है, राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति भारत के, स्वतंत्र भारत के, है ना। और ये बिहार के सिवान जिला के थे दोस्तों, है ना। कहाँ के थे? सिवान जिला के, बिहार के सिवान जिला के जीरादेई गांव से थे दोस्तों, है ना, याद रखिएगा जीरादेई। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में है ना। महाराष्ट्र में ये लगभग 15,436 किलोमीटर तक का है दोस्तों, है ना, लंबाई इसका, याद करिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है ना, वो 15 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अभी वाला जो 2022 का जो थीम है ना दोस्तों, वो है फेयर डिजिटल फाइनेंस, है ना, फेयर डिजिटल फाइनेंस, है ना, फाइनेंस याद रखिएगा, फेयर डिजिटल फाइनेंस 2022 का थीम है दोस्तों, है ना। 2022 का थीम है फेयर डिजिटल फाइनेंस, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्योंकि देखिए विकलांगों के लिए ओलंपिक जो जाना जाता है ना, वो एक्चुअली लिया गया है ओलंपिक ऑफ एबिलिटी से लिया गया है, उसके रूप में जाना जाता है। अब यहाँ देखिए ओलंपिक, ओलंपिक, लंपिक और यहाँ से एबिलिटी, लिटीज, एबिलिम्पिक्स, याद रखिएगा, एबिलिम्पिक्स इसको बोला जाता है ना। दोनों से इतना वर्ड उठाया गया है और एबिलिटी से एब को उठाया गया है ना, एबिलिटी से। और ओलंपिक्स जो यहाँ पे लिखा जाता है उससे आपको ये वाला उठाया गया है, ओलंपिक्स वाला वर्ड, है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो दोस्तों अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा का जो आयोजन हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको पता ही है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऐसे 3-4 ही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उसको मैं शॉर्ट ट्रिक बता देना चाहूँगा जो आपको याद हो जाए। चलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ, रावेपाक, याद रखिएगा दोस्तों, रावेपाक, रावेपाक। देखिए ये आपका हो गया प्लेस जहाँ पे आयोजित की गई थी। सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए सबसे पहले जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उसी की बात कर रहा हूँ, है ना, सबकी बात मैं नहीं कर रहा। मैं फिर से एक बार लिख देना चाहूँगा, पाक, है ना। अब देखिए रा मतलब राजगीर, वै मतलब वैशाली, है ना, पाटलिपुत्र, क मतलब कश्मीर, है ना,
याद रखिएगा। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, है ना, कश्मीर। ये 4 हो गए जगह। अब इसके ही सीरीज में मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कौन कौन से मतलब किस किस राजा के शासनकाल में ये चीज़ें हुई थी। तो किस किस शासक के शासनकाल में हुई थी वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। पहले ये वाला नोट कर लेना अच्छे से। अब देखो मतलब इसी के रेस्पेक्टिवली चलेगा, वो भी दिखा देता हूँ। देखो अब हैगा अक्का, अक, ये भी याद रखिएगा। अक्का मतलब देखिए यहाँ पे अजात शत्रु, नोट डाउन कर लिएगा। अजात शत्रु, ये हो गया अजात शत्रु। फिर ये हो गया आपका काला शोक, इससे मतलब हो काला शोक, याद रखिएगा, काला शोक, है ना। फिर ये आ गया अशोक, जैसा कि हमें पता है अशोक हो गए ये, अशोक सम्राट। फिर ये हो गया कनिष्क, कनिष्क ऐसे कुछ, है ना, कनिष्क, याद रखिएगा दोस्तों। तो ये देखो सबसे पहले मैंने क्या कही थी, रजा या फिर रावैपाक, रावैपाक कही थी ना। तो रा हो गए अजात शत्रु मतलब राजगीर, वैशाली हो गए कनिष्क 2 नंबर, 1 नंबर ऐसे लिख दे रहा हूँ, 2 नंबर हो गया। फिर आपका 3 नंबर क्या था दोस्तों, पाटलिपुत्र था ना, तो वो हो गए अशोक, देखो यहाँ पे भी अशोक पाटलिपुत्र है ना। फिर 4 नंबर हो गए दोस्तों कश्मीर वाले कनिष्क, है ना, कश्मीर वाले कनिष्क ऐसे भी याद कर सकते हो, कश्मीर वाले कनिष्क 4 नंबर। तो मुझे लगता है कि ये लगभग क्लियर हो गया होगा। और इससे ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके बीपीएससी में भी पूछे जाते हैं, फिर आपका जो भी स्टेट पीसीएस है उसमें पूछा जाता है दोस्तों। बहुत सारे मतलब एग्ज़ाम होते हैं जिसमें इससे क्वेश्चन एक ना एक दिखने को मिलता है। तो ये आपका एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने बताई आपको, है ना। तो ये आपको ध्यान करनी है, आपको नोट डाउन कर लेनी है अच्छे से और इसको याद कर लेना है दोस्तों, जिससे एक क्वेश्चन तो आपका बन ही जाएंगे इजीली। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद, तो दोस्तों शुंग वंश के बाद जिन्होंने राज किया ना वो थे कण्व वंश। आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसके संस्थापक माने जाते हैं वासुदेव, है ना, वासुदेव, वासुदेव, है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने करा था? शौकत अली ने, एक्चुअली मोहम्मद अली और शौकत अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व करा था दोस्तों? तो वो था खिलाफत आंदोलन। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो तुर्की के सुल्तान थे जिसको मुस्लिम खलीफा मानते थे, और उसको क्या किया था इन लोगों ने, कुछ उनके मतलब उनसे कुछ गलत व्यवहार कर दिया था, मतलब जो भी ब्रिटिश आदमी ने, ब्रिटिश की जो सरकार थी, ब्रिटिश के जो थे लोग, है ना। तो इस वजह से क्या हुआ कि इन लोगों का, अब चूँकि इनके खलीफा के खिलाफ़ कुछ हो रहा है तो इस वजह से ये लोग बहुत नाराज़ हो गए। और उसके बाद इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ़ कुछ मतलब नाराज़ होकर आंदोलन स्टार्ट किया, और वहीं से जन्म आता आपका खिलाफत आंदोलन का, है ना। और फिर यहीं से कहीं ना कहीं आपका जन्म लेता है असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक का जो चला था, है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है ये राजनीतिक है ना, राजनीतिक है ना, राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। और इसके अलावा दोस्तों ये प्रशासनिक नीतियों पर भी प्रकाश डालता है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए, राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों पे। चलिए तो इसका राइट आंसर यहाँ पे एक्चुअली एक ही है, राजनीतिक वाला, तो ऑप्शन बी ही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संविधान द्वारा शामिल किया गया है? तो दोस्तों ये 42वें संविधान द्वारा शामिल किया गया है। एक्चुअली हुआ क्या था कि पहले जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की जो बात थी ना, मौलिक कर्तव्य, वो आपकी 10 तो थी, लेकिन एक 11वां डाल दिया गया, एक और ऐड ऑन किया गया ना इसमें 11वां। और जो 11वां था ना दोस्तों वो 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा के लिए रिलेटेड बात थी, है ना, कि शिक्षा इसको मुफ्त दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो पूर्वी गंगा वंश के शासक
नरसिंह प्रथम ने करवाया था, याद रखिएगा ना, नरसिंह प्रथम ने करवाया था। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा डिस्कस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, फारुखसियर 1717 का मैग्ना कार्टा इन्होंने दिया था ना। एक्चुअली क्या हुआ था कि जॉन सरमन के नेतृत्व में एक मतलब ग्रुप आया इनके दरबार में, फारुखसियर के दरबार में, और जिसमें से आपके एक विलियम हैमिल्टन हुआ करते थे जो कि सर्जन थे, और एक आर्मेनियाई दूरभाषिया था, है ना, और एक जॉन सरमन थे, ये 3 थे। तो ये जब आए ना तो उसमें से थे आपका जॉन सरमन तो थे ही, विलियम हैमिल्टन थे तो वो सर्जन थे, पता है। तो ये फारुखसियर था ना, ये बहुत एक अच्छी मतलब एक डेंजर बीमारी से ये ग्रसित था, और उसी बीमारी को इन्होंने क्या किया, ठीक कर दिया। किन्होंने? विलियम हैमिल्टन ने, जो कि फारुखसियर के साथ आए थे, है ना। तो उन्होंने इसको ठीक कर दिया। अब उसी से प्रसन्न होकर इसने क्या किया, उनको एक मतलब प्रोत्साहन के रूप में इन्होंने क्या किया, उसको एक फरमान दे दिया कि 3000 वार्षिक किराया कर पर, जो 3000 का वार्षिक कर है उस पर इन्होंने बंगाल को इनको दे दिया। बंगाल का मतलब पूरा व्यापार करने को दे दिया बंगाल में, कि जाओ बंगाल में व्यापार करो, 3000 वार्षिक किराया वर्ष दे देना, कर दे देना, बस दैट्स इट। तो इससे इन लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा हुआ। एक तो पहले से ही थी वो 1632 का आपका इनको मिला हुआ था पहले से, है ना, और फिर आपको ये भी मिल गया, तो इनकी स्थिति और ज़्यादा मजबूत होने लग गई ऐसे। और ये दोस्तों इसी को मतलब इतिहासकारों ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा था, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज तुगलक ने। इन्होंने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया, फिर आपका कुछ नगरों की मतलब बसाया भी था इन्होंने कुछ नगरों को, जिसमें से आपका जौनपुर, फिरोजाबाद, आपका फिरोजपुर, हिसार आ जाता है ना, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो हमें पता है दोस्तों 1857 को मिर्जा गालिब ने देखा था अपनी आंखों से दिल्ली में बैठ के, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब अभी तो वाटर का बहुत बड़ा शॉर्टेज चल रहा है बहुत सारे स्टेट में, तो इस पे अगर ये काम कर रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, तमिलनाडु इस पे काम कर रहा है ना, क्योंकि आगे अभी जो भी मतलब नए मकान बनेंगे वहाँ पे आपका जल संचयन संयंत्र होना ही चाहिए, ये ऐसा रूल हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है 1498 में वास्को डी गामा जी आए, मसाला वसाला लेकर गए, ले जाकर बेच उच के फिर से आए, 1502 में फिर से आए, तो उनकी मृत्यु हो गई एक बार 24 में शायद। और जो पहले वायसराय के रूप में बन के आए थे ना दोस्तों, वो थे अल्मीडा, है ना, अल्मीडा थे दोस्तों। चलिए 1505 में एक्चुअली आए थे, है ना, प्रथम वायसराय के रूप में। चलिए और जो वास्तविक मतलब माने जाते हैं संस्थापक पुर्तगालियों का, वो थे दोस्तों कौन? अल्बुकर्क, याद रखिएगा दोस्तों, है ना। इन्होंने बहुत ही मतलब काम किया था, काम क्या किया मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एरिया को कवर किया, कुछ चीज़ें पार्टी जीती थी, और इन्होंने पुर्तगाल की शक्ति को बढ़ाया था भारत में, है ना। चलिए कुछ नीतियाँ भी चलाई थी इन्होंने। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो दोस्तों जो मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया था ना, वो बनाया था रजा खान को, है ना, मोहम्मद रजा खान को। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर वही बिहार की बात की जाए तो बिहार में सीतब राय को बनाया था दोस्तों, है ना। और ये इलाहाबाद की संधि 1865 में हुई थी, जैसा कि हमें पता है बक्सर की युद्ध के बाद। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय फौज के नौ गठन से संबंधित कौन सा आयोग है दोस्तों? तो वो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पील आयोग, है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो जैसा कि हमें पता है दोस्तों, गरम दल से संबंधित कुछ ही नेता थे, जिसमें आपका लाल बाल पाल और एक अरविंदो घोष हुआ करते थे दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। लाल बाल पाल का नाम हमें आप कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। चलिए, महावीर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है, महावीर की मृत्यु जो हुई थी वो पावापुरी में हुई थी दोस्तों, है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है, इनको देवता का स्थान जो प्राप्त हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था दोस्तों, है ना। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, जहाँ पे देखिए दोस्तों, इन गौतम बुद्ध को एक्चुअली ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में ही, है ना। बोध गया में ही एक पीपल के वृक्ष के नीचे, और वहीं पे जहाँ पे इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनको, वहीं पे एक महाबोधि मंदिर बनाया गया था दोस्तों, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, याद रखिएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, क्यों किया गया था दोस्तों? तो एक्चुअली क्या हुआ था कि जो साइमन कमीशन आया था ना, 3 फरवरी 1928 को आया था, 1928 को साइमन कमीशन आया था। तो उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे दोस्तों, सारे के सारे अंग्रेजी सदस्य थे। इस वजह से इसका बहिष्कार किया गया, है ना। और उस पर एक विरोधी नारा भी लगा, साइमन वापस जाओ करके। तो ये चीज़ें हुई थी दोस्तों, है ना। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। एक्चुअली हम लोगों ने कितना तक कर लिया है? 29 कर लिया है। चलिए 29 तक जाते हैं। चलिए, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो दोस्तों जो अफ्रीका की मूलभूत जनजाति है ना पिग्मी, ये एक्चुअली एक बौनों का प्रदेश है, जहाँ पे नाटे नाटे लोग रहते हैं ना, याद रखिएगा। और ये कॉन्गो की नदी घाटी में पाई जाती है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो दोस्तों मुलायम लकड़ी का उत्पादक और लकड़ी की लुगदी जो होती है उसका निर्यातक कौन है दोस्तों? तो वो कनाडा है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा, कनाडा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो शुष्क भूमि पर अगर सबसे अधिक मतलब सर्वाधिक उचित फसल है ना दोस्तों, तो वो है मूंगफली, याद रखिएगा, है ना, मूंगफली। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। ये एक्चुअली खड़ी फसल होती है ना, और ये ब्राज़ील का मुख्य फसल है, पौधा है ना, याद रखिएगा। चलिए, और कहीं ना कहीं भारत भी इसमें शामिल है, एक प्रमुख उत्पादक में, है ना। चलिए, संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है, संपत्ति का जो अधिकार है ना, वो 42वां संविधान संशोधन से क्या किया गया दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना 1976 का, उससे क्या किया गया था? ये एक्चुअली पहले हुआ करता था मौलिक अधिकार में 31वां आर्टिकल था, 31वां आर्टिकल में हुआ करता था दोस्तों, है ना। और फिर इससे इसको हटाकर, यहाँ से हटाकर, मौलिक अधिकार से हटाकर आपको इसको भाग 12 के आर्टिकल 300 के ए में रखा गया, जो कि आपका कानूनी अधिकार पड़ता है दोस्तों, है ना, कानूनी अधिकार में। तो इसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में डाल दिया गया दोस्तों, है ना, संपत्ति का अधिकार। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो दोस्तों ये जो पाई जाती है ना, वो नवीन मोरदार पर्वतों में पाई जाती है, याद रखिएगा, नवीन मोरदार पर्वतों में पाई जाती है। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, भारतीय प्रमाणिक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में अंतर पाया जाता है? तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है, जो ग्रीनविच मध्य समय है ना, वहाँ पे जीरो अगर है, वहाँ पे जीरो होता है, तो यहाँ से जो अपना भारत का जो मानक समय है ना यहाँ पे, तो यहाँ के बीच का जो डिफरेंस है ना दोस्तों, वो होता है 5.5 घंटे का। देखिए प्लस में लिखा हुआ है, मतलब ईस्ट के साइड जोड़ा हुआ है। अगर वही आपका इधर माइनस में होता ना, माइनस का मतलब होता है कि घटते हुए क्रम में, मतलब अपना भारत का दिया हुआ है और यहाँ से इसका पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस में, है ना, घटते हुए क्रम में।
क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बताया था, देखिए ये अगर अर्थ है तो ये ग्रीनविच टाइम है जो कि इंग्लैंड से क्रॉस करता है, ये लाइन है ना। और यहाँ से अगर जैसे आप ईस्ट की तरफ बढ़ोगे ना तो यहाँ पे समय जो है ना वो बढ़ेगा, है ना। अगर वही आप वेस्ट की तरफ बढ़ोगे ना तो ये समय घटेगा दोस्तों। अगर यहाँ पे मान लो कि 2 बज रहे हैं ना, तो इधर के साइड आप अगर आप पता करोगे ना इधर के साइड, तो यहाँ पे कितने बज रहे होंगे, 3 4 5 बज रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आपका 2 बज रहे तो इधर के साइड हो सकता है कि उससे कम हो, मतलब कि 9 7 सुबह के बज रहे हो, है ना। अगर यहाँ पे दोपहर है तो यहाँ पे हो सकता है कि सुबह वाला टाइम हो, है ना। लेकिन यहाँ दोपहर है तो यहाँ पे क्या होगा, शाम वाला समय हो सकता है ना, याद रखिएगा। चलिए, तो वही है डिफरेंस। अगर अपने भारत की मैं बात करूँ, भारत यहाँ पे है तो ऑस्ट्रेलिया अगर यहाँ पे है तो क्या होगा, भारत से ऑस्ट्रेलिया का जो समय होगा 5 घंटे का लगभग आगे होगा, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जो वन का क्षेत्रफल है ना वो है 21.71% वन का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में। अगर इसके बाद वन के बाद वृक्ष भी ऐड ऑन कर दिया जाए तो वो लगभग 2 पॉइंट समथिंग % है ना, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अगर दोनों को टोटल भी ऐड ऑन करके आप एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन, तो ये जरूरी हो जाता है ना। चलिए, अगला प्रश्न क्या करे, भाखड़ा नागल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है। तो दोस्तों भाखड़ा नागल बांध जो है ना वो सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है, जैसा कि हमें पता है। चलिए, और ये कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों, तो एक पंजाब में है, याद रखिएगा, बॉर्डर पे है एक्चुअली। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों और क्षेत्रों से घिरा हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है असम जो है वो 7 राज्यों से मिलकर, मतलब 7 राज्यों से ये बॉर्डर शेयर करता है ना। जिसमें कि आपका पश्चिम में वेस्ट बंगाल है, फिर आपका ऊपर के साइड भूटान हो जाता है, फिर अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। अगर वही मैं बात करूँ ईस्ट साइड में तो आपका नागालैंड आ जाता है, और एक अरुणाचल प्रदेश तो है ही एक्चुअली, फिर आपका मणिपुर भी आ जाता है ना, और दक्षिण में आपका मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा आ जाते हैं, जैसा कि आपको पता ही है। तो ये चीज़ें हैं, इसके पास 7 टोटल है ना, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। देखिए लक्षद्वीप जो है वहाँ पे कितने द्वीप है टोटल, तो वहाँ पे दोस्तों आइलैंड की जो टोटल संख्या है वो 36 है ना, और इसमें रहने लायक जो योग है जहाँ पे आबादी रहती है वो 11 है। 11 आइलैंड है जहाँ पे आबादी रहती है। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो दोस्तों हमें पता है भारत के दिल्ली में केंद्र में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है पाया जाता है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट विधायी शक्तियां संसद में निहित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 248 ही जो है वो संसद जो विधायी शक्तियां है वो संसद में निहित करने की बात करती है ना। अवशिष्ट शक्तियां जो है, अवशिष्ट विधायी शक्तियां संसद में होती है, तो अनुच्छेद 248 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है राज्यसभा का सभापति जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं ना, जो कि किसी और पद पे पदासीन नहीं होते हैं, और ये राज्यसभा के कोई सदस्य भी नहीं होते हैं दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। ये उपराष्ट्रपति होते हैं लेकिन सभापति भी होते हैं राज्यसभा के केवल, याद रखिएगा दोस्तों। और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, नहीं एक्चुअली इनके लिए भी एक इनडायरेक्ट वोट होता है ना, और ये जो अपना वो त्यागपत्र देते हैं वो राष्ट्रपति को देते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में, तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है हमारे राजनीतिक व्यवस्था में सबसे ऊपर संविधान को रखा गया है दोस्तों, है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है कार्यपालिका जो है वो विधान पालिका के अधीन रहकर कार्य करती है ना, विधान पालिका के, याद रखिएगा। और फिर पहले विधान पालिका क्या करती है, कोई भी कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको
उस पर कार्य करती है और न्यायपालिका उसकी जांच करती है ना। आपको पता ही है, न्यायपालिका उसकी जांच करती है कि वो चीज़ें लगभग मतलब जिसके लिए बन रही है उसके लिए सही है भी या नहीं। अगर नहीं है तो उसको फिर से विचार करिए, उस पर कुछ काम करिए, फिर उसके बाद उसको लाइए, ऐसा समथिंग है ना, ये चीज़ें रहती हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शून्यकाल जो होता है ना दोस्तों, वो प्रश्नकाल के तत्काल बाद का जो समय होता है ना, वही होता है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। प्रश्नकाल और जो भी अगली कार्यसूची होती है उनके बीच का जो समय होता है ना, वही होता है शून्यकाल दोस्तों, है ना। ये 12 से 1 बजे का लगभग का होता है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना? सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर। तो जैसा कि हमें पता है दोस्तों कि 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई, और उसी में जो मतलब अस्थायी रूप से एक अध्यक्ष चुने गए थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, क्योंकि सबसे मतलब बुजुर्ग भी थे। और उसके 2 दिन बाद ठीक 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई सदस्य अध्यक्ष चुन लिया गया दोस्तों, है ना। संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था, अस्थाई, है ना। संविधान सभा जब संविधान बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, तो उसमें एक अध्यक्ष थे संविधान सभा के। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख होते हैं कौन? तो राज्य सरकार का जो कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं ना, प्रमुख होते हैं, वो कौन होते हैं दोस्तों? तो राज्यपाल होते हैं, है ना दोस्तों। ये एक्चुअली मतलब नाम के लिए ही बोलूँ तो, लेकिन जो मेन जो मतलब जो काम करते हैं वो एक्चुअली करते हैं मुख्यमंत्री जी, जैसा कि हमें पता है। ये हो गया विधान रूप से, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो कानूनी विषय पर अगर राज्य सरकार की बात की जाए दोस्तों, तो ये होते हैं एडवोकेट जनरल, है ना, याद रखिएगा। अगर वही मैं केंद्र सरकार की बात करता तो वहाँ महान्यायवादी हो जाते दोस्तों, है ना, महान्यायवादी हो जाते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, है ना। ये एडवोकेट जनरल है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो दोस्तों ये कही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, है ना। आधुनिक भारत का मंदिर कहा था बांध को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। डॉल्फिन, सिंसुमार और व्हेल मछलियों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इन लोगों को, जो कि समुद्र में रहती हैं, बड़ी मछलियां हैं और ये थोड़ा खूंखार भी होती हैं कुछ, ये, है ना। तो एक्चुअली इनको सीटोसिन कहा जाता है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा, सीटोसिन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है, जिस के पास परिणाम और क्या दोस्तों, वैल्यू, मतलब परिणाम का मतलब ही वैल्यू होता है, और दूसरा आपका दिशा, है ना। अगर है तो वो सदिश है, अगर नहीं है तो नहीं है, किन में से एक भी। जैसे कि मान लो कि विस्थापन है, तो विस्थापन मतलब क्या होता है, एक डायरेक्शन होता है ना। विस्थापन का मतलब हुआ था कि यहाँ से गया तो यहाँ से आ गया, तो ये गई और यहाँ से चीज़ें आ गई, तो इसका एक ये डायरेक्शन है ना। फोर्स लगा तो ऊपर लगा या नीचे लगा, ये एक इसका डायरेक्शन भी है। और कहीं ना कहीं वैल्यू तो रहता ही है, वैल्यू तो सबका होता है लगभग, आयतन का भी वैल्यू है, लेकिन डायरेक्शन आयतन के पास नहीं होता है दोस्तों। वेग जो है, वेलोसिटी, उसके पास भी क्या होती है, डायरेक्शन होता है, और स्पीड तो मतलब वैल्यू तो होता ही है, लेकिन आयतन के पास वैल्यू तो होता है लेकिन डायरेक्शन कोई नहीं होता। इस वजह से इसका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो दो उत्तरोत्तर गर्त होता है ना, उनके बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है ना, वेवलेंथ, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण
धातु तत्वों के लिए होती है। तो दोस्तों धातु तत्वों के लिए जो होती है ना वो होती है आपका 2 मतलब 8 से ज़्यादा ही होती है। तो ये सब तो लगभग कम है, तो ये हो जाएगी दोस्तों, है ना। और ये जो होता है दोस्तों ये इनर्ट गैस का होता है, याद रखिएगा, है ना। चलिए, जिसमें आपका ये क्लोरीन का है और ये आपका इनर्ट गैस का, ये किसी का। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, तीसरे और चौथे समूह में ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। तो तीसरे और चौथे समूह में ऑक्साइड का जो सामान्य गुणधर्म होता है दोस्तों वो होता है बेसिक और एसिडिक दोनों होता है ना, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड, तो दोस्तों सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का जो आकार होता है दोस्तों वो अष्टफलकीय होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने करी थी। तो दोस्तों हमें पता है टेलीस्कोप का खोज जो किया था वो गैलीलियो ने करा था, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, याद करिएगा। और इन्होंने 1609 ईस्वी में करा था ना, याद रखिएगा 1609 में। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उसका नियंत्रण केंद्र कहाँ पे होता है दोस्तों, तो ये होता है रज्जु में, है ना। जो कशेरुक जो रज्जु होती है ना उसमें होती है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। और ये कहीं ना कहीं मस्तिष्क का ही एक भाग है, कशेरुक रज्जु में होता है दोस्तों, है ना। चलिए ये सारे के सारे तो मस्तिष्क का ही भाग है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। तो दोस्तों जो निषेचन की क्रिया होती है ना वो अंडवाहिनी में होती है ना, याद रखिएगा। इसी में जाइगोट एक्चुअली जाकर वो एक से मिलता है और इसके बाद जो बच्चा होता है, शिशु होता है, उसका निर्माण होता है ना। गर्भाशय स्लेम्मा जो होती है ना, इंडोम्यूरेटियम, म्यूकस इंडोम्यूरेटियम, उसी में, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं जो होता है ना दोस्तों उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं, अमोनियम का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन डी हो जाएगा, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों होती है। चलिए तो जिसमें अमोनिया होता है दोस्तों ये एक्चुअली बेहोश करने के में भी काम में आता है आदमियों को। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की खून के जमने के लिए आवश्यक होती है। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है जो खून का जमना मतलब थक्का होना, खून का थक्का होना, वो विटामिन के इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों, है ना। चलिए विटामिन ए, सी और ई के बारे में तो आपको पता ही है। चलिए रतौंधी, और ये आपको स्कर्वी हो गया, फिर आपका विटामिन ई से वो बांझपन वाला जो केस होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है। तो जो अल्कोहलिक खमीरन जो होता है ना उसका लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है, आखिरी उत्पाद क्या होता है दोस्तों, तो होता है इथाइल अल्कोहल, है ना, याद रखिएगा इथाइल अल्कोहल। और ये बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील भी होता है ना, फर्मेंटेशन से इसका अल्कोहल बनाया जाता है। चलिए फर्मेंटेशन करके। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग ऑप्शन देख पा रहे हैं इसमें इंसुलिन हार्मोन होता है दोस्तों, हमें पता है। ये बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा एग्जाम में, आपका जो बीपीएससी का भी एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन रहे होंगे, रहे ही हैं ऑफकोर्स, हमने देखा भी है। चलिए अगला प्रश्न क्या करा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतलों में नहीं रखा जाता। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कभी भी आप कभी केमिस्ट्री लैब में गए होंगे, अगर आपको मौका मिला होगा तो वहाँ पर देखे होगे आप कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है ना उसको कांच की बोतलों में नहीं रखा जाता है। क्यों नहीं रखा जाता है, उसके पीछे का कुछ रीज़न है, देखते हैं। देखो ये क्या होता है ना, जो उस कांच का जो सिलिकॉन ऑक्साइड होता है ना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, उससे ही अभिक्रिया कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, यही वजह है दोस्तों, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है बिटुमिन जो है वो क्या होता है, ये आपका 70 से 80% इसमें कार्बन होती है दोस्तों, और ये मतलब बहुत ही 70 से 80% होता है बिटुमिन्स में। अगर वही हम लोग बात करते हैं एंथ्रासाइड का तो इसमें 90+% होता है दोस्तों, है ना, 90% प्लस होता है कार्बन का मात्रा। तो ये उच्च कोटि का होता है दोस्तों कोयला, है ना, एंथ्रासाइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना,
उच्च गुणवत्ता वाला एंथ्रासाइट होता है। चलिए, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले गैसों का नाम क्या है? दोस्तों जैसा कि हमें पता है, अगर आम का जो सीज़न आता है तो अभी स्टार्ट होने को रहता है तभी हम लोग को मीठे मीठे आम खाने को मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो हम लोग बोलते हैं ना कि कार्बाइड से पकाया हुआ आम है, तो एक्चुअली उसमें क्या होता है, इथिलीन होता है ना, याद रखिएगा इथिलीन। तो एथिलीन से इसको पकाया जाता है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा उसमें इथिलीन गैस होती है। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो अवशेषी अंग कौन सा नहीं है हमें देखनी है, देखते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब क्या होता है एक्चुअली इसमें कि जो होता है ना शरीर के भीतर बहुत सारे अंग होते हैं, तो उनका एक ग्रुप बनता है ना, जो कि एक से जुड़कर काम करते हैं, एक दूसरे से जुड़ के ही काम करते हैं। तो उसी पे इंडिपेंडेंसी चलती है, और वही ग्रुप के समूह को क्या कहते हैं, जो कार्य करते हैं ना, उसी को हम लोग तंत्र कहा जाता है। और वही तंत्र की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आ जाता है आपका सामने वाले चपेट दांत। ये एक्चुअली तो बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो उसमें आपका एक तो नहीं रहेगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। हम लोग कहाँ थे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। ये एक्चुअली नहीं है, इसके नीचे होना चाहिए आई थिंक, हाँ यहाँ पे है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अब सही हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, शुष्क बर्फ क्या होती है? तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है, ड्राई आइस, इसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। और ये एक्चुअली पता क्या होता है, ये गर्म इसको अगर करोगे ना आप, तो ये सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक वैसे जैसे कपूर को जलाने पे क्या होता है, वो गैस में परिवर्तित हो जाता है ना। तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन बी ही हो जाएगा। चलिए, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लगाया जा रहा है जो बल, वो क्या है? तो दोस्तों लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य हो जाता है ना। अब देखिए क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड जो कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि हमें पता है ना। और उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है ना, एक्सेलरेशन तो होता है लेकिन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, तो उससे अगर नीचे आ रहे होते हैं ना तो वो जीरो हो जाता है। देखो होता क्या है कि जब हम लोग ऊपर के साइड जाते, तो जैसे ही स्टार्ट होता है ना लिफ्ट ऊपर के साइड जाने के लिए, तो हमारा वेट बहुत ज़्यादा लगने लगता है। ठीक वैसे ही अगर हम लोग नीचे की तरफ आते हैं तो हमारा वेट बहुत कम होता है। आप फील कर ही रहे होगे ऑफकोर्स, कभी आप लिफ्ट में जाओगे तो आप फील करोगे उस समय कि हाँ यार, मेरे लिफ्ट में नीचे की साइड जाते समय में मेरा जो वेट है वो कम हो गया। अगर वही क्या हो कि लिफ्ट का अगर रस्सी कट जाए बाई चांस, मैं मतलब दुआ नहीं करूँगा कि ऐसा कुछ हो, लेकिन मतलब एक केस बता रहा हूँ, अगर हो जाता ना, अगर फ्रीली अगर लिफ्ट नीचे की तरफ तेज़ी से आ रहा होता है ना, तो उस समय अपना जो होता है ना, वो अंदर का जो वेट होता है वो अपना, वो जीरो फील होता है कि अपना वेट ही नहीं है यार, कोई वेट ही नहीं है। ऐसा बहुत बार मतलब आप मूवी में भी देखते होगे कि कोई बहुत ही तेज़ी से नीचे गिर रहा होता है, तो क्या होता है एक्चुअली, उसका वेट जीरो हो जाता है ना। चलिए, ऐसा फील होता है एक्चुअली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, केलों का रंग भूरा हो जाता है क्योंकि? केलों का रंग भूरा हो जाता है दोस्तों, क्यों होता है भूरा रंग केलों का? तो दोस्तों देखिए, केला में ना एक मतलब एंजाइम होता है, वो क्या करता है, हवा के साथ अभिक्रिया कर लेता है। जैसे हम लोग केला को छीलते हैं ना, तो वो हवा के संपर्क में आ जाता है, और हवा के संपर्क में आते ही क्या होगा, उस पर जो भी मतलब एंजाइम होंगे वो क्या करेंगे, वो उस पर अटैक करेंगे, हवा के साथ अभिक्रिया कर लेंगे फटाक से ना, और फिर उसके बाद उसका रंग जो है वो भूरा हो जाता है ना। जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, जैसे सेब को देखते हैं, काटने के बाद देखते हैं उसका कलर चेंज हो जाता है, काटने के बाद एक बाइट काट लो तो उसके बाद उसका कलर चेंज हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस पर जो एंजाइम होता है ना, वो हवा के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, रिएक्टिव कर लेते हैं, बहुत फास्टली रिएक्टिव होते हैं वो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अब बताइए मुझे ये सेशन कैसा लगा आपको, और प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में भी हम वीडियो रेगुलर अपलोड करते रहते हैं, तो वैसे आपको नोटिफिकेशन बहुत ही पहले मिल जाएगा, और आप अपने तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से और भी कर पाओगे, है ना, जो शेप साइज है वो दे पाओगे ईजिली। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।